सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। नगरोटा आतंकी हमले के बाद सेना का तलाशी अभियान जारी। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को दी जानकारी। 2 अधिकारियों सहित 7 सैन्यकर्मी शहीद। भारी अवरोध के बीच लोकसभा से आयकर संशोधन विधेयक पारित। वित्त मंत्री ने कहा, काला धन होगा खत्म। विपक्ष ने की मनी बिल के प्रावधानों में संशोधन की मांग। संसद सुरक्षा वीडियोग्राफी मामले में आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान दोषी। संसदीय समिति स्पीकर को आज सौंपेगी रिपोर्ट। भगवंत मान का टिप्पणी से इनकार। तुर्की के अदाना प्रांत में स्कूल के हॉस्टल में भीषण आग। 11 छात्राओं और 1 शिक्षक की मौत, 22 घायल। शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा। टीम इंडिया ने 8 विकेट से जीता मोहाली टेस्ट। इंग्लैंड से 5 मैचों की सीरीज में 2-0 से बढ़त। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप में पंकज आडवाणी को कांस्य पदक। जम्मू में आतंकवादियों के 2 अलग-अलग हमलों में सेना के 2 अधिकारी समेत 7 जवान शहीद हो गए। आतंकियों ने नगरोटा में सेना के 16वें कोर मुख्यालय पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकी मारे गए। फिलहाल सेना का तलाशी अभियान जारी है। वहीं सांबा सेक्टर में बीएसएफ ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। आतंकवादियों ने मंगलवार को जम्मू में नगरोटा के निकट सेना के 16वीं कोर मुख्यालय में आत्मघाती हमला किया। इसमें सेना के 2 अधिकारी और 5 जवान शहीद हो गए और जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकी मार गिराए गए। जो इनिशियल फायर फाइट हुई, उस फायर फाइट के दौरान हमारा 1 अफसर और 3 जवान जो है वो शहीद हो गए और इन उग्रवादियों को एक जगह में हमने लोकलाइज कर दिया था। उसी दौरान जो है हमारे कोई 12 जवान और 2 लेडीज और 2 बच्चे जो थे 2 अलग अलग बिल्डिंगों में उस समय थे। उस कार्रवाई के दौरान जो है हमारा 1 और बहादुर अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। हमारे टोटल 2 अफसर और 5 जवान जो है वो शहीद हुए हैं। 3 उग्रवादियों को हमने मार गिराया है। वहीं सांबा सेक्टर के चमलियाल में बीएसएफ ने आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम कर दिया। बीएसएफ की पेट्रोलिंग पार्टी ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा में आतंकियों को घुसपैठ करते देखा। उसके बाद आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकी ढेर हो गए और 1 जवान घायल हो गया। BSF not successfully contained and eliminated these terrorists. These militants could have caused massive damage in the mainland. It was only because of BSF multi-tiered security cover that this calamity was averted effectively. The matter is under investigation and the area is being searched and sanitized. हमले के बाद माता वैष्णो देवी, कटरा और इसके आसपास अलर्ट जारी कर सुरक्षा बढ़ा दी गई। उधमपुर में चौकसी बढ़ाकर वाहनों की जांच की जा रही है। श्रीनगर जाने वाले हाईवे पर ट्रैफिक पर नजर रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने कहा है कि आतंकियों की ये हरकत पाकिस्तान की हताशा को दिखाती है और इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। लेकिन ये पाकिस्तान की डेस्परेशन है, फ्रस्ट्रेशन है और उसी को वो प्रकट कर रहा है। लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होगा। अगर नहीं समझेगा, जिस भाषा में वो हमसे बात करेगा उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। उधर सांबा जिले में तलाशी अभियान के दौरान हुए विस्फोट में बीएसएफ के 1 डीआईजी और 4 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। इससे पहले सोमवार को कुपवाड़ा में आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हुई। पिछले कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर में सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशों में तेजी आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस बीच रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने नगरोटा आतंकी हमले और उसके बाद की सुरक्षा स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी है। इससे पहले सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने आतंकी हमले के बारे में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को अवगत कराया। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने नगरोटा के सेना शिविर पर आतंकी हमले और सांबा में आतंकी घुसपैठ की निंदा की है। उन्होंने सभी से हिंसा खत्म करने की अपील भी की है। अवरोध के बीच लोकसभा ने कराधान संशोधन विधेयक बिना चर्चा के पास कर दिया। सरकार ने इसे धन विधेयक के रूप में पेश किया ताकि राज्यसभा में अटकने का खतरा ना रहे। विपक्ष ने अवरोध के बीच बिल पारित कराने का विरोध किया और पहले नोटबंदी पर चर्चा की मांग की। लोकसभा में विपक्ष के अवरोध के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कराधान संशोधन विधेयक चर्चा और पारित कराने के लिए पेश किया। उन्होंने कहा कि ये विधेयक काला धन और भ्रष्टाचार को खत्म करने में मददगार होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि जो लोग अवैध कमाई का खुलासा करेंगे
उन्हें 50% टैक्स देना होगा। वहीं काला धन का खुलासा नहीं करने वालों को 85% तक टैक्स और जुर्माना भरना होगा। जो केंद्र की सरकार को इससे साधन मिलेंगे, जो आज तक काले धन में छुपे हुए थे, उन साधनों को गरीब कल्याण कोष के रूप में बढ़ाया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन करने के लिए उस सारे कोष को लगाया जाएगा। वित्त मंत्री के जवाब के दौरान विपक्ष का गतिरोध जारी रहा। विपक्षी दलों की मांग थी कि विधेयक पर चर्चा नोटबंदी पर बहस के साथ कराई जाए। वो एडजर्नमेंट मोशन को अगर आप परमिशन दिए तो बिल वो दोनों मिलके कर सकते हैं। उसको भी वोटिंग होना चाहिए और इसके लिए भी वोटिंग होना चाहिए। तो इसीलिए अगर दोनों को मिला दिए अमेंडमेंट पे तो वोटिंग दोनों का संगम कर दीजिए। So what I would propose to consider that if this bill and this motion or the demonetization issue, if those two can be clubbed together and the discussion can start. First, let us take the discussion on demonetization issue first, and then we can have a structured deliberation on this taxation bill, which is necessary. स्पीकर ने विपक्ष के कुछ संशोधन खारिज कर दिए क्योंकि इस पर राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली थी। कांग्रेस और आरएसपी सांसदों ने इस पर भी सवाल उठाया। That means that anticipating the president has been brought here controversially. Anticipating president's assent within a span of 1 hour. Is it possible, Honorable Finance Minister? I would like to know from the Honorable Finance Minister whether the recommendation in writing has been obtained from His Excellency the President of India, so that I am getting an opportunity to move my amendments, whether it is withholding, whether it is assented or it is rejected. इसके बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इससे पहले नोटबंदी पर विपक्ष के अवरोध के चलते सदन की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। रविंद्र सिंह शोरान के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। 500 और 1000 के पुराने नोटों को बैंकों में जमा करने की समय सीमा 30 दिसंबर के बाद नहीं बढ़ाई जाएगी। इस बात की जानकारी वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में दी। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकों के पास भरपूर नकदी मौजूद है। सरकार ने 100 रुपए के नोटों की आपूर्ति पहले ही बढ़ा दी है। साथ ही ग्रामीण इलाकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंकों को छोटे नोटों की आपूर्ति करने के लिए कहा गया है। राज्यसभा में 9वें दिन भी नोटबंदी पर चर्चा नहीं हो सकी। नोटबंदी पर चर्चा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। विपक्ष सदन में प्रधानमंत्री की मौजूदगी की मांग पर अड़ा है, वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर चर्चा से पीछे हटने का आरोप लगाया। गतिरोध की वजह से सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन में नोटबंदी पर गतिरोध की वजह से मंगलवार को भी चर्चा नहीं हो सकी। विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिशों में लगा है। साथ ही विपक्ष सदन में प्रधानमंत्री की मौजूदगी की मांग पर अड़ा है। विपक्ष ने सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। सरकार इतने अड़ियल रवैये पर इतना तानाशाही वाला रवैया क्यों अपना रही है? कुमारी मायावती जी, माननीय उपसभापति जी, हम ये चाहते हैं कि सरकार की ओर से, क्योंकि जो नोटबंदी पर जो चर्चा हो रही थी वो अभी पूरे जिस चर्चा पर बहस हो रही थी, तो जो चर्चा हो रही थी अभी तक वो पूरी नहीं हुई है। और तो चर्चा शुरू करो, चर्चा शुरू करो, प्रधानमंत्री जी को चर्चा शुरू करो। आना चाहिए। सर, संपूर्ण सदन चाहता है कि प्रधानमंत्री जी सदन में आए। प्रधानमंत्री जी आई एम सॉरी के अंतर्गत सदन में आमंत्रित कर रहे हैं। आई नो देयर इज नो पॉइंट इन माय। सरकार ने नोटबंदी पर चर्चा जारी रखने पर जोर दिया। साथ ही सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर चर्चा से पीछे हटने का भी आरोप लगाया। Prime Minister will come. I tell you, as anyone required, they don't want the truth to come out. They are worried. Their band was a fraud yesterday. Their Akros also became a fraud. Akros and band became a fraud. They are divided. They are divided, sir. They are divided. उपसभापति ने गतिरोध खत्म करने और चर्चा जारी रखने की अपील की। Now I am requesting the honorable members to go back to your seat. Start the discussion. We can have discussion. Finance Minister is already there. It is already said that PM will come and intervene. What more you want? Actually, you don't want discussion. इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक भी हुई। गतिरोध की वजह से पहले शून्यकाल
फिर प्रश्नकाल की कार्यवाही बाधित हुई। कांग्रेस, बीएसपी और टीएमसी सांसदों के वेल में आने की वजह से सदन की कार्यवाही में गतिरोध आया। भोजन अवकाश के बाद भी सदन में गतिरोध जारी रहा, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही बुधवार 30 नवंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। धन विधेयकों के मामले में उच्च सदन की उपेक्षा का मामला कल राज्यसभा में उठा। विपक्ष ने धन विधेयकों के मामले में संविधान के अनुच्छेद 110 में संशोधन की जरूरत बताई और इसके लिए सांसदों की कमेटी के गठन की मांग भी की। हालांकि आसन ने साफ किया कि संविधान में धन विधेयक की परिभाषा बिल्कुल साफ है। सारे अखबार, सारे मीडिया धन विधेयकों के मामले में राज्यसभा की शक्तियों का मामला एक बार फिर सदन में उठा। समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने कहा कि धन विधेयकों के मामले में राज्यसभा की भूमिका नगण्य है, लेकिन इसकी समीक्षा की जरूरत है। कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया। कमेटी ऐसी बना दीजिए जो कम से कम इस पर विचार कर ले कि भविष्य में इस सदन की गर्मा रखने के लिए आखिर एक संविधान के अनुच्छेद 110 में कोई अमेंडमेंट कराना है, कोई बदलाव कराना है, नियमावली में कोई बदलाव कराना है, तो मैं इसके लिए चाहूंगा कि कोई आप रूलिंग दे दें। बिल को पहले उन्होंने मनी बिल कर दिया जिसपे ऑब्जेक्शन है इस सदन को कि राज्यसभा को अंडरमाइन करके राज्यसभा की गरिमा कम करके उसको पास करती, तीसरी चौथी बार हो रहा। तो अब अभी से कुछ करना चाहिए। तो कमेटी का सुझाव है, हम सब इसका समर्थन करते हैं कि राज्यसभा की गरिमा गिराई जा रही है, कमेटी बनाई जाए। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम से जुड़े निजी विधेयक के मामले का हवाला दिया। हालांकि आसन की ओर से साफ किया गया कि संविधान में धन विधेयक के बारे में साफ निर्देश दिए गए हैं। The leader of the house said it is a money bill. It was referred to the speaker. The speaker said it's not a money bill. And yet, one second, and yet you give a ruling. Yes. You give a ruling. Ramesh, that the Secretary General of the Lok Sabha not recognized by I am not going to discuss that. The Ministry of Law not recognized. I am not going to allow discussion on that. It is a money bill. Mr. J.R. Ramesh, what is a money bill and what is not a money bill is very well clearly defined in the Constitution. You also on this? No, yeah. दरअसल नोटबंदी के बाद सरकार ने आय की घोषणा के बारे में कुछ छूटों से जुड़े विधेयक को लोकसभा में सोमवार को पेश किया था। मंगलवार को इस कराधान संशोधन विधेयक को मंजूरी भी मिल गई। ये विधेयक धन विधेयक के तौर पर लोकसभा में पेश किया गया। इसी को लेकर राज्यसभा में विपक्ष ने आपत्ति जताई थी। विशाल दहिया के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। बीजेपी के सांसदों और विधायकों को 8 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच के बैंक लेन देन की जानकारी देनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बीजेपी संसदीय दल की बैठक में ये निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आयकर कानून में संशोधनों से गरीबों से लूटा गया धन उनके कल्याण पर खर्च हो पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी पर विपक्ष के आरोपों के बीच बीजेपी सांसदों और विधायकों से बैंक लेन देन की जानकारी देने को कहा है। 8 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच की ये जानकारी 1 जनवरी तक पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को सौंपनी होगी। प्रधानमंत्री ने आयकर संशोधन विधेयक पर भी विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि संशोधन से गरीबों का पैसा उनके कल्याण पर खर्च हो पाएगा। काला धन को सफेद करने वाले काम नहीं है, लेकिन गरीब से लूटा हुआ जो पैसा है वो गरीब को वापस देने वाला, गरीब कल्याण के लिए खर्च करने वाला एक पहल है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने 8 नवंबर से पहले के लेन देन की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। ये बताएं हमें कि 8 नवंबर से पहले कितना सांसदों ने पैसा जमा किया था या पार्टी ने पैसा जमा किया था, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ था, बिहार में क्या हुआ था। ये बताते तो मुझे लगता कि प्रधानमंत्री सच्ची संजीदा हैं इस इशू पे। लेकिन ये 8 नवंबर के बाद तो उनको भी मालूम है कि सब कुछ तो पहले ही हो चुका था। अगर करना ही था तो ये पता चले कि 8 नवंबर के पहले के 6 महीने तक तमाम बीजेपी के नेताओं के, छोटे बड़े नेताओं के बैंक ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब जनता के बीच में आना चाहिए, न केवल उनके नेताओं का बल्कि उनके परिवार के सभी लोगों का। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने कहा कि अगर आयकर कानून में संशोधन करना था तो फिर नोटबंदी की क्या जरूरत थी। जितनी देश में करेंसी चल रही थी पहले उतनी करेंसी मिल गई और टैक्स पैसे का नहीं मिला है। क्या इनके पास जवाब है?
पूरे देश के 90% जनता को एटीएम और बैंकों के बाहर लाइन में क्यों खड़ा किया? जब यही सब कुछ करना था, इनको टैक्स लगाना था, काले धन को सफेद करना था, तो ये सब नाटकबाजी करने की केंद्र की सरकार को जरूरत क्या थी? विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि नोटबंदी की जानकारी बीजेपी के कुछ नेताओं को पहले से ही थी। अनु दीवान के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र और गुजरात के स्थानीय निकायों के चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। बीजेपी का कहना है कि नोटबंदी का विरोध करने वालों को ये जनता का जवाब है। महाराष्ट्र के नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव के नतीजे बीजेपी और शिवसेना के पक्ष में आए हैं। अब तक 147 सीटों में बीजेपी को 52, शिवसेना को 24 सीटें मिली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने ट्वीट कर पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ और विकास की राजनीति की जीत बताया है। ये एक जबरदस्त सफलता भारतीय जनता पार्टी को अद्भुत मिली है और वो एक आईना है जो विरोध करते हैं। और ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी का यहाँ पूरा गढ़ था। ये सेना आणि शिवसैनिकांवरती विश्वास ठेवून जनतेने जे भरघोस यश आमच्या पदरात टाकले त्याच्याबद्दल खरंच मी तमाम जनतेला धन्यवाद देतोय। गुजरात में भी जिला पंचायत, तहसील पंचायत और नगर पालिका की 125 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिली है। कांग्रेस को चुनाव में भारी नुकसान हुआ है। 125 में से 109 सीट भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त किया है। ये बड़ा विजय है। जन समर्थन मोदी जी के साथ है, ये उससे फलित होता है। वापी नगर पालिका की कुल 44 सीटों में से बीजेपी ने 41 पर जीत दर्ज की। वहीं सूरत की कनकपुर नगर पालिका में 28 में से 27 सीटों पर बीजेपी को विजय मिली है। गोंडल तहसील पंचायत का चुनाव भी बीजेपी के खाते में गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आप बने रहे हमारे साथ। आइए आगे खबरों में बढ़ते हैं। किरीट सोमैया समिति ने आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान को संसद सुरक्षा की वीडियोग्राफी मामले में दोषी पाया है। समिति ने सर्वसम्मति से ये फैसला किया। हालांकि कमेटी अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को आज सौंपेगी। भगवंत मान ने कहा कि वो अपना पक्ष कमेटी के सामने रख चुके हैं और स्पीकर के फैसले के बाद ही वो इस बारे में कुछ कहेंगे। समिति के कुछ सदस्यों ने कहा है कि मान को पहले ही 1.5 सत्र के दौरान सदन की कार्रवाई से बाहर रखा जा चुका है। ऐसे में अब इस मामले में सांकेतिक सजा देने की सिफारिश हो सकती है। संसद की सुरक्षा का वीडियो बनाकर फेसबुक पर अपलोड करने के मामले में स्पीकर ने 9 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था। कमेटी ने मैंने बुलाया सी तो मैं अपना पक्ष पहले ही पेश कर चुके हैं। ऑलरेडी उसे दिन स्पीकर मैडम तो अनकंडीशनल अपॉलोजी मैं मंगली सी, पर उन्होंने बाद कमेटी बनाई जिहदी बहुत सारी लंबी मीटिंगां हुई तो मैं अपने वालों अपना पक्ष पेश करता। उस तो बाद हम देखते हैं कि मैडम स्पीकर अनाउंस करने। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हर परिवार को अंतरिम बेरोजगारी भत्ता और एक नौकरी के वादे के साथ पार्टी का प्रमुख चुनाव अभियान हर घर तो एक कैप्टन शुरू किया है। उन्होंने राज्य के युवाओं को मादक पदार्थों की लत से छुटकारा दिलाने का वादा भी किया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का लक्ष्य हर घर में 18 से 35 साल के युवाओं को नौकरी देना है। पार्टी का कहना है कि अभियान के तहत पहले चरण में 40 लाख घरों से संपर्क किया जाएगा। हमारी गवर्नमेंट आएगी, दे विल बी गिवन 2005 everybody who is registered 2005 rupees per month as a stipend till such time as we get them a job. Then job देना हमारा काम बनता है। मुंबई की हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक हटने के बाद कल पहली बार महिलाओं ने दरगाह के अंदर प्रवेश किया। देश भर से करीब 400 महिलाओं ने दरगाह में जाकर चादर और फूल चढ़ाए। 2 साल पहले भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने दरगाह के मुख्य हिस्से में महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को चुनौती दी थी। ये पाबंदी 2012 में लगाई गई थी। 24 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट दरगाह के अंदरूनी हिस्से में महिलाओं के प्रवेश को अनुमति दे चुका है। केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर में महिलाओं के लिए लागू ड्रेस कोड हटा दिया गया है। पहले महिलाओं को मंदिर प्रवेश के लिए सलवार कमीज के ऊपर धोती पहनना जरूरी था।
अब महिलाओं को पूजा अर्चना के दौरान सलवार और चुनरी पहनने की इजाज़त होगी। केरल हाईकोर्ट ने मंदिर प्रशासन को लागू ड्रेस कोड में छूट देने का आदेश दिया था। मंदिर प्रशासन के मुताबिक देश भर से दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालुओं ने भी पहनावे में ढील देने की अपील की थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को वायरल बुखार की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि उन्हें 2 दिन में छुट्टी मिल जाएगी। डॉक्टरों ने सोनिया गांधी को अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी थी। गंगाराम अस्पताल में उनके जरूरी टेस्ट भी होंगे। अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालते हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कल पाकिस्तानी सेना की कमान संभाल ली। रावलपिंडी में सेना मुख्यालय के पास एक कार्यक्रम में जनरल राहिल शरीफ से बाजवा को ये जिम्मेदारी मिली है। जवानों ने जनरल शरीफ और जनरल बाजवा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के साथ कई हस्तियां मौजूद थीं। जनरल शरीफ ने भारत को चेतावनी दी और कहा कि वो पाकिस्तान के धैर्य की परीक्षा ना ले। उन्होंने दक्षिण एशिया में शांति के लिए कश्मीर समस्या के समाधान को अहम बताया। तुर्की के अदाना प्रांत में एक स्कूल में आग लगने से 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 22 लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में ज्यादातर छात्राएं हैं। इसके अलावा एक महिला को भी जान गंवानी पड़ी है। ये आग स्कूल के छात्रावास में लगी, जो देखते ही देखते पूरी इमारत में फैल गई। शॉर्ट सर्किट को आग की वजह बताया जा रहा है। भीषण आग को बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। कोलंबिया विमान हादसे के बाद फुटबॉल प्रेमियों के बीच गम का माहौल है। हादसे की खबर मिलने के बाद कल ब्राजील के अरेना स्टेडियम में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए और मृतकों को याद किया। ब्राजील की क्लब फुटबॉल टीम को कोलंबिया ले जा रहा विमान कल हादसे का शिकार हो गया था, जिसमें 81 लोग सवार थे। दुर्घटना में 5 लोग जिंदा बचे हैं। हादसे की वजह तकनीकी खराबी को बताया जा रहा है। इस बीच विमान का ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बरामद कर लिया गया है। अमेरिका और क्यूबा के बीच 50 साल से भी ज्यादा समय के बाद कल पहली वाणिज्यिक उड़ान मियामी से हवाना पहुंची। विमान में करीब 170 यात्री सवार थे, जिनमें से कई यात्री पहली बार क्यूबा पहुंचे। हवाना पहुंचने पर यात्रियों के बीच उत्साह का माहौल था। इस उड़ान के बाद अमेरिका और क्यूबा के बीच रिश्तों में बेहतरी की उम्मीद की जा रही है। हालांकि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साफ कर चुके हैं कि क्यूबा से रिश्ते नागरिकों के लिए बेहतर संधि पर निर्भर करेंगे। बात खेल की दुनिया की। पंकज आडवाणी ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। कल हुए सेमीफाइनल में आडवाणी को वेल्स के एंड्रयू पेगेट के हाथों 2-7 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। पेगेट के सामने आडवाणी शुरू से ही दबाव में दिखे, जिससे वो आखिर तक उबर नहीं पाए। पेगेट ने एक के बाद एक कई शानदार शॉट लगाकर आडवाणी को वापसी का कोई मौका नहीं दिया। आडवाणी बेंगलुरु में 5 दिसंबर से शुरू हो रहे विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ मोहाली टेस्ट में भारत ने 8 विकेट से जीत दर्ज की है। भारत की ओर से पहली पारी में सर्वाधिक 90 रन बनाने वाले रवींद्र जडेजा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ ही भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली है। मोहाली टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत को जीत के लिए 103 रन चाहिए थे। इसे टीम इंडिया ने आसानी से हासिल कर लिया। दूसरी पारी में पार्थिव पटेल ने नाबाद 67 रन की पारी खेली। मैच में 4 विकेट और 90 रन बनाने वाले हरफनमौला खिलाड़ी रविंद्र जडेजा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। It's a very good wicket for batting, so there was nothing for spinners in both the games. So I think I was just looking to bowl in right areas and try and not give them easy boundaries. इससे पहले इंग्लैंड की पूरी टीम दूसरी पारी में 236 रन ही बना सकी। भारतीय टीम ने पहली पारी में 5 खिलाड़ियों के अर्धशतक की बदौलत 417 रन बनाकर 134 रनों की बढ़त हासिल की थी। इंग्लैंड ने पहली पारी में 283 रन बनाए थे। 5 मैचों की सीरीज में भारत ने 2-0 से बढ़त बना ली है। सीरीज का चौथा टेस्ट 8 दिसंबर से मुंबई में खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खास शख्सियत की बात करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री और राजनीतिज्ञ इंद्र कुमार गुजराल की आज पुण्यतिथि है। 4 दिसंबर 1919 को पंजाब के झेलम में जन्मे गुजराल अच्छे राजनीतिज्ञ के अलावा
समाजवादी लेखक भी थे। उन्होंने विदेश नीति पर कई किताबें लिखी। वो 3 बार राज्यसभा और 2 बार लोकसभा सांसद रहे। अपने राजनीतिक सफर में उन्होंने कई पदभार संभाले। 1989 से 90 के बीच वो विदेश मंत्री रहे। 1997 में वो भारत के 12वें प्रधानमंत्री बने। 2012 में लंबी बीमारी के बाद 30 नवंबर को उनका निधन हो गया। प्रख्यात वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस की आज जयंती है। 30 नवंबर 1858 को पूर्वी बंगाल में जन्मे बोस ने विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्हें रेडियो विज्ञान का पिता माना जाता है। उन्होंने कैम्ब्रिज के क्राइस्ट महाविद्यालय से बीए किया और 1885 में स्वदेश लौटने के बाद महज 22 साल की उम्र में भौतिकी के सहायक प्राध्यापक के रूप में प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाने लगे। वो यहाँ 1915 तक रहे। बोस ने रेडियो तरंगों द्वारा बेतार संचार का प्रदर्शन किया था। बोस ने ही सूर्य से आने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण के अस्तित्व का सुझाव दिया था, जिसकी पुष्टि 1944 में हुई। 1917 में जगदीश चंद्र बोस को नाइट की उपाधि दी गई। बोस भौतिक और जीव विज्ञान के लिए रॉयल सोसाइटी लंदन के फेलो चुन लिए गए। वो बोस इंस्टीट्यूट के निदेशक भी रहे। और अब आखिर में हेडलाइंस। नगरोटा आतंकी हमले के बाद सेना का तलाशी अभियान जारी। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को दी जानकारी। 2 अधिकारियों सहित 7 सैन्यकर्मी शहीद। भारी अवरोध के बीच लोकसभा से आयकर संशोधन विधेयक पारित। वित्त मंत्री ने कहा काला धन होगा खत्म। विपक्ष ने की मनी बिल के प्रावधानों में संशोधन की मांग। संसद सुरक्षा वीडियोग्राफी मामले में आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान दोषी। संसदीय समिति स्पीकर को आज सौंपेगी रिपोर्ट। भगवंत मान का टिप्पणी से इनकार। तुर्की के अदाना प्रांत में स्कूल के हॉस्टल में भीषण आग। 11 छात्राओं और 1 शिक्षक की मौत, 22 घायल। शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा। और टीम इंडिया ने 8 विकेट से जीता मोहाली टेस्ट। इंग्लैंड से 5 मैचों की सीरीज में 2-0 से बढ़त। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप में पंकज आडवाणी को कांस्य पदक। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए विशेष। नमस्कार।